हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल सर्विसेज में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इतिहास ऑप्शनल का क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आखिर इतिहास से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इतिहास में जो है आपका ऑप्शनल जो होगा वो 300 नंबर का होगा। टोटल 300 नंबर के होते हैं, है ना। 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं? 6 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो ये तो हो गया पेपर का पैटर्न और कैसे क्या लिखना है, ये तो सारी चीज़ें आपको पता होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि आखिर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, इसमें पहला खंड है, खंड एक, है ना, पार्ट ए या भाग अ, है ना। अब इसमें देखिए पहला खंड में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो जैसे कि विभिन्न क्षेत्र जैसे कि भौतिक, सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद भारत की मौलिक एकता यहाँ पर विद्यमान है, जो इस विभिन्नता के अंतर्गत भी विद्यमान है। अब कहने का क्वेश्चन का ये भावार्थ क्या है कि भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, विभिन्न भाषाएं पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज पाए जाते हैं। उसके बाद भी भारत में मौलिक एकता यहाँ पे कायम है या विद्यमान है ना। तो इसकी विवेचना करना है ना। अब किसके अनुसार से करना है? तो डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार इसको वर्णन करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपको पहला क्वेश्चन किससे दिया हुआ है? आर्ट एंड कल्चर से। अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपका खंड एक में, वो है मौर्य वंश के आगमन इतिहासकार के लिए अंधकार से प्रकाश की मार्ग की ओर ले जाता है। तो ये मौर्य वंश के बारे में कि मौर्य वंश का उत्थान कैसे हुआ था, मौर्य वंश ने किस तरीके से समाज में विभिन्न क्षेत्रों में के उन्नति के लिए क्या क्या कार्य किए थे, क्या उनकी नगर प्रणाली कैसी थी, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखना है। उसके बाद है चोल प्रशासन। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए और ये किस तरीके से यह स्वायत्त प्रशासन थी। चोल प्रशासन जो है उस चोल राजवंश से संबंधित है। ये आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये किससे बेस्ड है? तो ओल्ड एनसीईआरटी से बेस्ड है। ओल्ड एनसीईआरटी की अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट खंड बी जो है, ये भी बहुत बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत से बाहर हिंदू संस्कृति के प्रसार के लिए संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब देखिए, भारत से बाहर किस प्रकार में हिंदू संस्कृति रीति रिवाजों का प्रसार हुआ है। जैसे कि अभी भी प्रचार प्रसार होता है रसिया में, अलग अलग देशों में, है ना। और प्राचीन समय में भी अलग अलग देशों के साथ संबंध थे। तो उन सभी चीज़ों को आपको वर्णन करना है। तो ये भी आपका सभ्यता एवं संस्कृति जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन को, पैटर्न को समझिए किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, संपन्नता षड्यंत्र और विद्रोह को बढ़ावा देती है। संपन्नता षड्यंत्र और विद्रोह को बढ़ावा देती है। दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। इस कथन के संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का वर्णन कीजिए। अब ये कहाँ से हो गया? आपका मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या रोल था, तो वो इससे क्वेश्चन, पांचवा जो क्वेश्चन है वो किससे है आपका? अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति से संबंध में। उन्होंने क्या बोला था कि संपन्न अगर कोई है तो षड्यंत्र करेगा और षड्यंत्र से विद्रोह करेगा, जबकि अगर कोई दरिद्र है तो वो शांति से जीवन व्यापन करेगा। तो यही अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य आर्थिक नीति था। तो इसको वर्णन करना, मध्यकालीन भारत से ये प्रश्न लिया गया। अब देखिए, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? ओल्ड एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसमें मिल जाएगा प्राचीन भारत के। अब उसके बाद क्या है, किसी भी सरकार ने, न ही ब्रिटिश ने अपनी बुद्धिमत्ता का इतना परिचय दिया जितना कि इस पठान शेर शाह सूरी ने किया। अब देखिए ये कहाँ से आ गया आपका? तो ये शेर शाह सूरी के, ये भी मध्यकालीन भारत से है। तो देखिए पहला खंड और दूसरा खंड से जो क्वेश्चन होगा, पहला खंड से जितने भी क्वेश्चन है वो कहाँ से है? प्राचीन इतिहास से और मध्यकालीन इतिहास से है। अब इसके लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? तो केवल और केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको इससे उत्तर इसमें मिल जाएगा। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 2 से। अब देखिए सेक्शन नंबर 2 क्या है हिस्ट्री में कि उपनिवेशिक भारत में कृषि के
व्यवसायीकरण की एक टिप्पणी लिखिए, है ना, कि किस तरीके से कृषि को व्यापार के रूप में ढाला गया। उपनिवेशिक भारत कहने का मतलब क्या, कि जब ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ तो उन्होंने भारत को उपनिवेशिक की तरह देखा था, उपनिवेशिक राज्य की तरह देखा था। तो उन्होंने यहाँ पे किस तरीके से व्यवसायीकरण किया, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। इसने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आपका कहाँ आ गया, तो ये आपका आ गया आधुनिक भारत के इतिहास में। अब इसके लिए आपको क्या देखना है, तो केवल राजीव अहिर की जो स्पेक्ट्रम की बुक है तो उसको आप देखेंगे तो हो जाएगा। अब उसके बाद 8वां नंबर जो प्रश्न है वो है 1857 की क्रांति पर आप डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन के विचारों में क्या असमानता पाते हैं। तो ये भी आपका कहाँ है, 1857 की क्रांति पे क्वेश्चन तो आना ही रहता है, तो इसको भी आप अच्छे से देखेंगे, है ना। ये भी आपको राजीव अहिर सर की पुस्तक में मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये देखिए 9वां प्रश्न, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, है ना। तो ये भी मध्यकालीन आधुनिक भारत के इतिहास से भारतीय नेताओं ने इस प्रश्न को स्वीकार क्यों नहीं किया था। तो केवल इसके लिए अगर आप राजीव अहिर पढ़ेंगे मेंस के लिए तो ये काफ़ी है आपके लिए। ठीक, अब देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न क्या है, ये कहाँ तक कहना सत्य होगा कि फ्रांस की क्रांति ने सामंतवादी व्यवस्था को आधुनिक विश्व की प्रजातांत्रिक प्रणाली में परिवर्तित किया। तो ये फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन आ गया, है ना। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, इसको भी वही पुस्तक से आप लिख सकते हैं। उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न, 11वां नंबर प्रश्न है, साम्यवादी क्रांति के आगे प्रशासक वर्ग की धाराशाही होना, सर्वहार वर्ग को अपना दास्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। तो ये सारी चीज़ इस पंक्तियों के बीच में साम्यवाद के उदय, साम्यवाद से आ गया आप क्वेश्चन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे हर बार पूछा जाता है कम्युनिस्टों के बारे में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अंतिम प्रश्न है 12वां नंबर, जो कि आपका कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में महान मंदी जो 1929 के लिए उत्तरदायी कारकों और शक्तियों का वर्णन कीजिए, यूरोप के देशों में इसका क्या प्रभाव है ना। तो देखिए ये कुल मिला के अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन जो है वो लगभग जो है एक तरह से ऐसे टॉपिक से पूछा जा रहा है जिनका कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी यूज हो रहा है। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए केवल और केवल 2-3 पुस्तक पढ़ने, एक ओल्ड NCERT आधुनिक और मध्यकालीन भारत के लिए, और राजीव अहिर सर की पुस्तक, इतना देखेंगे तो ये आपका इतिहास ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टोटल 12 प्रश्न होते हैं जिसमें आपको 6 का जवाब देना रहता है, 6 का जवाब दे देंगे तो आपके लगभग इतिहास में मान के चलिए अगर आप पढ़ेंगे तो 180 प्लस तक आप जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।